मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम एक ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और जहां अधिकतर विद्यार्थियों को समस्या रहती है, उस टॉपिक को समझने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो आज मैं डिटेल में आपको वह टॉपिक समझाने वाली हूँ। हम कौन सा चैप्टर शुरू कर रहे हैं? चैप्टर 3, बंधुत्व, जाति और वर्ग। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ते हैं? 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक का इतना बड़ा जो समय है, उस समय प्राचीन भारत के समाज में क्या हो रहा था, क्या कुछ विशेष परिवर्तन आया था? यस, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज जो इस टाइम पीरियड में आती है वह क्या है? वह चीज है लोहा। इस समय में लोहे का विकास हो गया, लोहे की जानकारी हमें प्राप्त हुई। किसकी प्राप्त हुई जानकारी? लोहे की। इस लोहे की जानकारी से क्या प्रभाव पड़ा जीवन पर? बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। देखो, सबसे पहला क्या प्रभाव पड़ा? जो जंगल थे वह साफ कर दिए गए। ये जंगल ही जंगल थे, लेकिन जंगलों को साफ कर दिया गया। हल चल रहा है, लेकिन हल के साथ अब क्या लग रहा है? फाल लग रही है, जो लोहे की फाल है। और इसकी वजह से बहुत ही गहन तरीके से जुताई की जा सकती है। गहन जुताई होगी तो उससे क्या होगी? बहुत ज्यादा बढ़िया खेती होगी। खेती की उपज जो है उसमें वृद्धि होगी। उपज जो है उसमें क्या होगी? वृद्धि होगी। ये किसका कमाल है? यह सब कमाल है लोहे का। क्या लोहा केवल औजार बनाने के लिए काम आ रहा है? नहीं, हथियार भी बन रहे हैं। यस, लोहे से तलवारें बन रही है और तलवार की वजह से जंग में जीत हासिल हो रही है। बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना हो रही है। तो यानी जीवन में बहुत सारा परिवर्तन आ गया है। कोई अमीर बन रहा है, कोई जो है मिडिल क्लास है, कोई नीचे है, खेतीहर है जो सिर्फ खेती कर रहा है, कोई भूमिहर है जो भूमि का मालिक है, जिसके पास बहुत बड़ी जमीन है, जिसके पास बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी है, लोहा। देखो, आज आपके लिए बहुत नॉर्मल बात है, लेकिन उस समय में लोहे की जब खोज हुई है 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी, तब जीवन बदल गया। राज्य स्थापित हुए, बड़े बड़े साम्राज्य स्थापित हुए, रजवाड़े स्थापित हुए। बहुत ज्यादा जीवन में परिवर्तन दिखाई देता है। और इसी के साथ यह भी ध्यान रखो, इसको बनाने वाला भी तो कोई वर्ग होगा। तो इस प्रकार शिल्प विशेषज्ञों की एक श्रेणी का भी जन्म होता है। शिल्प विशेषज्ञ का क्या मतलब है? कोई कार्य में हुनर जिसका हो। कौन सा हुनर? लोहे की चीजें बनाना। भाई, लोहे की इतनी उपयोगिता हो रही है, लोहा इतना काम में आ रहा है, तो एक कैटेगरी के लोग सिर्फ इसका निर्माण करते थे। और इसी वजह से राजा की शक्ति बढ़ी, जंगल साफ हुए, खेती का विस्तार हुआ। अब हमारा प्रश्न इस चैप्टर में यह है कि हम इतिहास को कैसे जानें। हम क्या जानना चाहते हैं? हम जानना चाहते हैं 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक जो परिवर्तन आए वह क्या आए, कैसे आए, कहां कहां परिवर्तन हुए, इस पूरे समाज को जानना चाहते हैं। इस टाइम पीरियड में जो समाज था उसका आचार विचार कैसा था, क्या जो रूल थे, क्या रेगुलेशन थे, आचार व्यवहार, मानदंड, यह सब हम जानना चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं किसके पास संपत्ति का अधिकार था, कौन संपत्ति का मालिक था। चलो, तो कैसे जानेंगे? तो सीधा सा सवाल का आंसर है, मैडम भाई ग्रंथ उठा लो, किताबें उठा लो, अभिलेख देख लो और पता चल जाएगा। क्या कोई भी ग्रंथ उठा लूं उससे हमें पता चल जाएगा? नहीं। क्यों नहीं पता चलता है? हर ग्रंथ अलग अलग बात बताते हैं। हम इतिहास की जानकारी का स्रोत के रूप में हम किताबों को, साहित्यिक ग्रंथ यानी साहित्यिक परंपरा यानी ग्रंथों का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है हर ग्रंथ अलग अलग बात बताता है। जैसे मान लो मैं राजा हूं और मैंने कहा कि इतिहास लिखो, तो वह जो लिखने वाला है वह सिर्फ मेरी बातें लिखेगा। राजा बहुत बढ़िया, राजा ने यह सब कुछ करवाया, जनता के बारे में पता नहीं चलेगा और वह उस राजा के अकॉर्डिंग ही लिखेगा। कोई बुराई, कोई हार उसको नहीं बताएगा। अगर कोई धार्मिक किताब उठा लो, इस समय बौद्ध धर्म, जैन धर्म परचम पर थे, लेकिन वह तो धार्मिक दृष्टिकोण को ही दिखाएंगे। कोई दूसरे अभिनायक, अधिनायक की किताब उठाएं तो वो उसको ही दिखाएंगे। तो यह समस्या रहती है कि हम हर एक कोई किताब को नहीं उठा सकते, क्योंकि हर किताब अलग अलग दृष्टिकोण से लिखी होती है। हमें तो एक ऐसी ऑथेंटिक बुक चाहिए जिसमें समाज के सभी वर्गों का वर्णन हो। समाज के जितने भी वर्ग हैं, जितनी भी श्रेणियां हैं, उन सभी के आचार व्यवहार, कार्य, मानदंड, हम तो यह सब जानना चाहते हैं। हम यह भी जानना चाहते हैं निचले तबके के लोग, मध्य वाले लोग, राजा वगैरह, जनता कैसी पूजा पाठ करती थी, क्या रीति रिवाज थे, क्या उनके नियम थे, क्या अधिकार था महिला का। हम ये बहुत सारी चीजें प्राचीन भारत के इतिहास में जानना चाहते हैं। तो चलो हम एक ऐसा ग्रंथ उठाते हैं जो इन सभी का ब्यौरा देता है। देखो, अगर हम उठाएं जैन धर्म से संबंधित, बौद्ध धर्म से संबंधित, तो एक दृष्टिकोण ही दिखता है, लेकिन हमें सब कुछ देखना है। हमें यह देखना पड़ेगा ग्रंथ किसने लिखा, क्या लिखा, किसके लिए लिखा, कौन सी भाषा में लिखा। हम हर एक कोई ग्रंथ उठा करके प्राचीन भारत का इतिहास नहीं जान सकते। तो चलो हम एक बहुत ही शानदार, एक बहुत ही समृद्ध ग्रंथ उठाते हैं। वह क्या है? महाभारत।
महाभारत एक किताब नहीं है, सिर्फ एक छोटी सी किताब नहीं कह सकते, एक महाकाव्य है। यह हमारे प्राचीन भारत के इतिहास का ब्यौरा देती है, विभिन्न सामाजिक श्रेणियों के बारे में बताती है। हमारे उस समय क्या रूल्स रेगुलेशन थे, हमारे क्या आचार व्यवहार थे, क्या मानदंड थे, क्या नियम कायदे कानून थे, व्यवहार, हमारे मानदंड, जो मैं जानना चाह रही थी, जो अभी हम जिस पर चर्चा कर रहे थे। हम जनता को जानना चाहते हैं, हम समाज को जानना चाहते हैं, रीति रिवाजों को जानना चाहते हैं, स्त्री पुरुष के क्या अधिकार थे वह जानना चाहते हैं। तो यह एक ऐसा महाकाव्य है जो बहुत ही समृद्ध है। इसको किसी एक आदमी ने नहीं लिखा है, इसका कोई एक लेखक नहीं है। कहा जाता है साहित्यिक दृष्टि से महर्षि वेदव्यास जी के द्वारा रचित है, लेकिन वास्तव में इसकी रचना 500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व से 1000 सालों तक होती रही। अलग अलग राइटर्स जो है इसको लिखते रहे और इसी वजह से 1 लाख से ज्यादा श्लोक इसमें है। यह हमारी पूरी संस्कृति की कहानी बताता है। क्या धर्म, कहां पर क्या पूजा पाठ हो रहे थे, क्या कायदे कानून चल रहे थे, क्या सत्य था, क्या सही था, क्या सम्यक था, यह सब कुछ हमें बताता है। इसी वजह से महाभारत को हम उठाते हैं। आप क्या सोचते हो, महाभारत सिर्फ कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध है, सिर्फ उसी की कथा है? नहीं बच्चों, इसमें बहुत सारी जानकारियां जो है डाली हुई है, हमारे ज्ञान का पिटारा है। जैसे अगर हम मुगल काल में आईने अकबरी के बिना जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते जो अकबर ने लिखवाई थी, उसी प्रकार से ये सूचनाओं का भंडार है, खान है हमारी इतिहास की। और इसी वजह से इसे हम पढ़ेंगे। 1 लाख श्लोकों से ज्यादा श्लोक के विशाल महाकाव्य, विभिन्न परिस्थितियों का लोक लेखा जोखा है और इसकी रचना 1000 साल तक होती रही। 500 ईसा पूर्व से लेकर इसको लगातार लिखते चले गए। इसमें न केवल महाभारत की बल्कि इसके पहले की भी बहुत सारी कहानियां जो है इसमें डाली गई है। तो यह उसकी भी जानकारी बताती है। और एक खास बात, सामाजिक आचार व्यवहार के मानदंड तो बताती है, लेकिन यह भी बताती है कि इसकी पालना हमेशा नहीं होती थी। जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या बताता है, सारी अच्छी अच्छी बातें, हमारे राइट्स क्या है, हमारी ड्यूटीज क्या है, किस प्रकार से हम अपने अधिकारों की मांग कर सकते हैं, किस प्रकार से हम अपना कोर्ट में दावा पेश कर सकते हैं, हमारे खिलाफ कोई भी गलत काम नहीं हो सकता है ना। लेकिन अगर आप न्यूज़पेपर देखो तो आप देखोगे संविधान तो धरा हुआ रह गया, न्यूज़पेपर में उसकी धज्जियां उड़ती है, लोग आए दिन चोरी, बहुत गलत काम सब कुछ करते हैं ना। तो ठीक इसी प्रकार से महाभारत हमें दोनों बातें बताती है। खास बात तो यह है कि आचार व्यवहार क्या था, मानदंड क्या था, और यह भी बताती है कि लोग उसकी पालना नहीं करते थे। यह भी पता चलता है यदा कदा किंतु हमेशा नहीं, मुख्य पात्र इस सामाजिक मानदंडों का अनुसरण करते हुए दिखाई देते हैं। यानी कभी कभी तो उसकी पालना होती थी, कभी कभी उसका अनुसरण से हट भी जाते थे, अवहेलना भी होती थी। चलिए अब बात करते हैं महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण। सबसे बड़ी बात यहां पर बहुत अच्छे से समझने की यह है कि समालोचना क्या होती है। आलोचना यानी तो क्रिटिसाइज करना, किसी को, किसी की बुराई निकालना। समालोचना का मतलब है पूरे भारत से हमने महाभारत उठाई, हमने कश्मीर से, यहाँ से हिमाचल प्रदेश से उठा ली, गुजरात से उठाई, यहाँ से उड़ीसा से उठाई, तमिलनाडु से, यहाँ हमने बांग्लादेश से भी उठाई, बिहार। महाभारत तो सभी जगह चल रही है, सभी जगह की अलग अलग जगह से हमने महाभारत को उठाया, यानी उसको हमने पढ़ा। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, एक बहुत बड़ा कार्य, एक महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू होती है वीएस सुकथांकर के नेतृत्व में। कौन है ये वीएस सुकथांकर? ये संस्कृत के महान पंडित है, महान विद्वान है। इनकी पूरी टीम काम करती है। क्या काम कर रही है? यह देख रही है कि महाभारत अगर हम देखें पूरे भारत से, कश्मीर से, कन्याकुमारी से, तमिलनाडु से, नेपाल से अगर हम महाभारत उठाते तो क्या सभी जगह अंदर का मैटर सेम है क्या? आप कहोगे ऑब्वियसली मैडम सेम ही होगा। नहीं है सेम, यस सेम नहीं है। इसी को हम पढ़ेंगे यहाँ पर, इसी को समालोचना कहते हैं। समालोचना यानी तुलनात्मक अध्ययन। हम उसको अलग अलग जगह से उठाया और उसकी तुलना करी, और इस तुलनात्मक अध्ययन को ही हम क्या कहते हैं? इस तुलनात्मक अध्ययन को ही हम समालोचनात् कहते हैं। और इस प्रकार से तुलना करके अब महाभारत तैयार हो रही है। यह बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इसको करने में 47 इयर्स लगे। कितने इयर्स? 47 इयर्स जो है हमारे लग गए। हमारे मतलब वीएस सुकथांकर साहब के लगे। 13,000 पेज में नई महाभारत तैयार होती है। अब उस महाभारत में क्या है? उस महाभारत में जो सभी जगह पर कॉमन चीजें उस महाभारत में मिली, उसको लेकर हमने रखा। कहां पर रखा है? देखो, उसको ऊपर रखेंगे, यहां पर हमने उसको रखा है। सभी जगह से जो महाभारत आई, अब उसकी तुलना करें कैसे? तो तरीका निकाला, भाई समान श्लोक जिसमें मिल रहे हैं वो उठा लो, उसको निकाल दो और उसको छाप लो। तो समान श्लोकों को निकाला और उन्हें छापा तो 13,000 पेज लग गए। ठीक है, अब बात करते जो डिफरेंसेस हैं, जो प्रभेद हैं, उसको देखते।
तो प्रभेद आप आश्चर्य करोगे, जो कॉमन चीजें उससे ज्यादा प्रभेद है, उससे ज्यादा परिवर्तन हमें दिखाई देते। कश्मीर की महाभारत है और नेपाल की महाभारत है या तमिलनाडु की महाभारत, उसमें कॉमन तो कम है और अलग बातें ज्यादा है। यही अलग बातें क्या कहलाती है? प्रभेद कहलाती है। अब ये प्रभेद आए कैसे? देखो, इन प्रभेदों को कहां रखा गया, पहले यह बात करते हैं। इसे कहते हैं फुटरेस्ट। प्रभेदों को पाद टिप्पणी, हिंदी में क्या कहेंगे? पाद टिप्पणी। प्रभेद को कहां रखा? पाद टिप्पणी के अंदर रखा गया और परिशिष्टों में रखा गया। जब बुक कंप्लीट करते हैं ना तो एक पूरा उसका निचोड़ लिखते हैं, उसे परिशिष्ट कहते हैं। जो डिफरेंसेस थे उसे परिशिष्ट में रखा और पाद टिप्पणी में रखा। आपको जानकर हैरानी होगी, आधे से ज्यादा पेज पर प्रभेद आए हैं। कॉमन चीजें कम आती है, प्रभेद ज्यादा आते हैं। आखिर ये डिफरेंसेस आए कैसे? अब क्वेश्चन ये आता है कि ये प्रभेद क्यों आए। देखो बच्चों, प्रभेद का कारण क्या है? जो प्रभावशाली परंपराएं थी, जो पहले से चली आ रही, जो रीति रिवाज जो स्थापित किए हुए थे, एक तरफ वो है और दूसरा समय बदलता है। हम क्या लिख रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं कि एक व्यक्ति ने तो लिखा नहीं। पहले एक व्यक्ति ने 500 ईसा पूर्व महाभारत लिखी, फिर 400 ईसा पूर्व, 100 वर्ष बाद अगर कोई व्यक्ति कोई चीज लिखेगा तो उसमें बदलाव आएगा, क्योंकि उसकी सोच बदलेगी, उसके विचार बदलेंगे। उसको कुछ बातें पुरानी सही नहीं लगेगी तो वह कुछ नई बातों को उसमें जोड़ देगा। तो इस प्रकार से प्रभावशाली परंपराओं और स्थानीय लचीले विचार आचरण, उन दोनों के बीच में संवाद होता है। कभी तो द्वंद्व और कभी मतैक्य होता है। यानी कुछ बातें तो हम पुरानी को एग्जैक्ट ऐसे कैसे ले लेते हैं, लेकिन कुछ बातों में हम परिवर्तन कर देते हैं। भाई 20-25 साल की मेरी लाइफ की जर्नी में भी बहुत कुछ चेंज आ गया। जो मेरे पहले फंडामेंटल थे आज वो बदल चुके हैं। हम कई मायने में आगे बढ़ जाते हैं, है ना। जिसको हम पहले ठीक नहीं मानते आज उसको हम ठीक मानते हैं, नॉर्मल मानते हैं। ठीक इसी प्रकार से यह तो 1000 साल की बात बता रही हूं, तो बहुत सारे चेंजेस जो है लाइफ में आते चले गए। हर जगह पर अलग अलग चेंजेस आए। इसी वजह से हर जगह जो महाभारत लिखी गई उसमें प्रभेद खूब सारे आ गए। इन प्रभेदों को पाद टिप्पणी में लिया गया और यह क्षेत्रीय प्रभेद जो है यह भी 13,000 पेज में पाद टिप्पणी में आ गए। अब ये प्रभेद क्या बताते हैं? गूढ़ प्रक्रिया। कौन सी गूढ़ प्रक्रिया? जो प्रभावशाली परंपराएं थी जो पहले लोगों ने स्थापित करी, समय के साथ उसमें परिवर्तन आता है। लचीले स्थानीय विचार आते हैं, आचरण आते हैं और उन दोनों के बीच में जब संवाद होता है तो कभी द्वंद्व और कभी मतैक्य, यानी कभी हम उसको फॉलो करते हैं एज इट इज, कभी हम उसको फॉलो नहीं करते। उसी को हम क्या कहते हैं? द्वंद्व कहते हैं। और यह दोनों ही इसमें चित्रित होते हैं। यही मेन जो है समालोचनात्मक संस्करण है। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से समालोचनात्मक संस्करण को समझ पाए होगे। किस प्रकार से वीएस कथांकर साहब ने महत्वाकांक्षी परियोजना हाथ में ली, किस प्रकार से समान श्लोकों को ढूंढा और कंपैरिजन का तरीका निकाला, उसे रखा पेज पे, पाद टिप्पणी पे प्रभेद को रखा। आधे से ज्यादा जो है प्रभेद को बताते हैं। अब बात करते हैं आदर्श मूलक ग्रंथों की अवहेलना। अगर हम देखें, देखो जब शुरुआती दौर था, हम इतिहास को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही हमारे पास ये किताबें आई, हमने उसको एनालिसिस किया, 20वीं शताब्दी का दौर है, तब ऐसा माना कि भाई ये जो लिखा है वो एज इट इज उसकी पालना होती होगी। जो आदर्श मूलक ग्रंथ है वो यूं क्यों उसकी पालन की जाती होगी। लेकिन जब धीरे धीरे हमने प्राकृत भाषा की किताबें देखी, तमिल भाषा की किताबें देखी, हमने जो पाली भाषा की किताबें ग्रंथ देखे, तब पता चलता है नहीं, ये आदर्श मूलक ग्रंथ माने जाते थे, ऑथेंटिक माने जाते थे, आधिकारिक माने जाते थे, लेकिन इसकी पालना नहीं होती थी। हर जगह पर इसको फॉलो नहीं करते थे। बहुत सारे जगह पर हम देखते हैं नियमों को तोड़ा गया। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल दुर्योधन को उसकी माँ ने क्या कहा, युद्ध करने से क्या होगा, क्या मिलेगा और क्या पता जीत होगी कि हार, अच्छा होगा सभी मिलकर रहो, लेकिन उसने माँ की सलाह नहीं मानी। सातवाहन वंश जो खुद क्या कहते हैं 4 वर्णों का रक्षा करने का दावा और खुद ही वर्ण व्यवस्था को तोड़ते हैं, खुद ब्राह्मण होकर गद्दी पर बैठे और शक शासकों के साथ विवाह संबंध स्थापित करे। यानी जो नियम थे, जो खुद दावा करता है कि हम नियमों की रक्षा करेंगे, वो खुद ही नियम को तोड़ता था। सातवाहनों की अनेक पत्नियां जो है एक ही गोत्र से थी, अंतर विवाह देखने को मिलता है। तो इस प्रकार रूल्स बनते जरूर थे, लिखे जरूर जाते थे, लेकिन रूल्स ब्रेक भी होते थे। यह हमें दूसरी किताबों से पता चला। कौन सी? पाली, प्राकृत, तमिल भाषा के जो मेन ग्रंथ हैं उनसे हमें पता चलता है। तो उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर आप चाहते हो इसी तरीके से हिस्ट्री, पॉलिटी और भी जो भी आपका सब्जेक्ट है, बहुत ही शानदार फैकल्टीज के द्वारा उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा को अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसके लिए उत्कर्ष लेकर आया है आपके लिए एक बहुत ही शानदार ऑफर। जी हाँ, उत्कर्ष के
3 साल ऑनलाइन ट्यूशन के पूरे हो चुके हैं। इस बेमिसाल अवसर पर आपके लिए उत्कर्ष लेकर आया है एक बहुत जबरदस्त छूट। 2023-24 के एकेडमिक सेशन में उत्कर्ष ऐप के जितने भी क्लासेस चल रही है 6 to 12 तक की, हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम, सभी कोर्सेज पर आपको अप टू 90% डिस्काउंट दिया जा रहा है। अगर हम एक एक सब्जेक्ट की बात करें, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम 6 से 8th क्लास की बात करें तो यह मात्र 1500 रुपए में, 9th 10th की बात करें तो मात्र 2000 में, और 11th 12th का पूरा कोर्स चाहे आर्ट्स है, चाहे कॉमर्स है, चाहे साइंस है, मात्र 2400 रुपए में आपको दिया जा रहा है। ध्यान रखें, आर्ट्स के अंदर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी लाइव चल रहे हैं। इसके अलावा जो आपके कंपलसरी सब्जेक्ट हैं वह आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे। लेकिन इनके अलावा अगर आपका कोई सब्जेक्ट है तो वह इस कॉम्बो में नहीं है, उसको आप अलग से एक एक बुक से परचेज कर सकते हो। देखो, अगर आपका दूसरा कोई सब्जेक्ट है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के अलावा, तो आप उसकी अलग से किताब खरीद सकते हो, उस बुक को परचेज कर सकते हो सिर्फ 900 रुपए में, और रिकॉर्डेड लोगे तो और कम, आई थिंक 400 रुपए बहुत ज्यादा कम है। पूरा कोर्स जो है सिर्फ 400 रुपए में आपको दिया जा रहा है। लेकिन ध्यान रखना, यह ऑफर सिर्फ 5 दिन के लिए, 13 से 17 सितंबर 2023, बस यह जो दिन है इसी में यह ऑफर रहेगा। फिर नहीं कहना मैडम हम तो चूक गए, तो चूकना मत। आज ही उत्कर्ष ऐप को डाउनलोड कीजिए। अपनी जो फेवरेट आपका जो सब्जेक्ट है, आपके जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, चाहे आपका एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है, जो भी आपके सब्जेक्ट है, जो भी बुक आपको परचेज करनी है, चाहे कॉम्बो परचेज करना है या अलग अलग बुक वाइज आपको कोर्स परचेज करना है, तो अभी 13 से लेकर 17 सितंबर तक 90% तक की छूट दी जा रही। तो इस छूट का फायदा उठाइए। अपने नंबर को बढ़ाने में उत्कर्ष जो है आपका बहुत ज्यादा साथ देगा। तो जल्दी से जल्दी इस ऑफर का फायदा उठाइए। थैंक यू वेरी मच।